आज का अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो आपको याद रखना है नाजीवाद और हिटलर का नाजीवाद और हिटलर का उदय। नाजीवाद का उदय है वो जर्मनी के अंदर होता है। नाजीवाद का उदय जर्मनी के अंदर होता है और यह व्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी है उस पे अनेक प्रकार के कर लगा दिए जाते हैं, अनेक प्रकार के उस पे जो हर्जाने हैं वो लगा दिए जाते हैं। उसके विरुद्ध जब अमेरिका और जो अन्य राष्ट्र हैं उनके द्वारा जब जर्मनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है वो बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हिटलर का उदय है वो जर्मनी के अंदर होता है। तो जर्मनी में जो हिटलर है वो पैदा कहां हुआ था, इसका जन्म स्थान है वो ऑस्ट्रिया है। जन्म स्थान है वो ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के अंदर ये एक गरीब परिवार के अंदर पैदा होता है और धीरे धीरे ये जर्मन सेना के अंदर एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है और फिर सेना का कमांडर है वो इसको बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हम नाजीवाद है, सबसे पहले नाजीवाद का हम देखेंगे कि नाजीवाद जर्मन के अंदर जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है, पार्टी का नाम याद रख लेना, जर्मन वर्कर्स पार्टी। और इसी पार्टी का जो बाद में मुखिया है वो कौन बना था, हिटलर बना था। तो याद रखना जर्मन वर्कर्स पार्टी, और यह पार्टी बाद में नाजीवाद के नाम से जानी गई थी। बताना चाहूंगा मैं सबसे पहले कि हिटलर है वो अपने आप को आर्य जाति से जोड़ता था। आर्य जाति का मतलब अपने आप में जो जाति अन्य जातियों से श्रेष्ठ थी, उस श्रेष्ठ जाति का अपने आप को मानता था। तो हिटलर की जो जाति है वो हिटलर के अनुसार क्या थी, आर्य। तो इस प्रकार से जो आर्य जाति है वह हिटलर से जुड़ी हुई मानी गई और हिटलर ने नाजी व जो अपना संघ बनाया था उसमें ये सारे लोग थे वो अन्य जातियों से क्या करते थे, घृणा करते थे। जो दूसरी जातियां थी उनको वो नीची समझते थे और इसका एक स्वप्न था, वो था पूरी दुनिया पर शासन करना। हिटलर का उद्देश्य क्या था, पूरी दुनिया पर शासन करना। इसी कारण से है वो माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध है वो हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण किसको माना गया, हिटलर की नीतियों को माना गया था। हम बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था और 1919 के अंदर कुछ समझौते हो गए थे और एक राष्ट्र संघ का निर्माण है वो हो गया था। ऐसी स्थिति में यहाँ एक राष्ट्र संघ बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, और उस राष्ट्र संघ का सदस्य भी जर्मनी है वो उस टाइम में बन गया था। तो आपको ये याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी है वो हार जाता है और हारने के बाद वहां एक वाइमर गणराज्य की स्थापना कर ली जाती है। याद रखना क्या बनाया वहां पे, वाइमर गणराज्य बनाया गया। और यही वाइमर गणराज्य है वो जो इटली की नीतियां हैं, जो इटली के आगे का विकास है उससे संबंध था, इसकी स्थापना होती है। और मित्र राष्ट्र जो थे
जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, याद रखना जो मित्र राष्ट्र बने थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, 1914 से जो 1918 के बीच जो सिस्टम चला था, हमने पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध का। इसमें जर्मनी है वो हारी थी। अंततः क्या हुआ, जर्मनी हारी और वहां के सम्राट ने है वो त्याग पत्र दे दिया। पढ़िए ही सारी चीज। हाँ, तो जर्मनी का जो सम्राट है उसने त्याग पत्र दे दिया और यहाँ की राजनीतिक संरचना है उसको अब फिर से परिभाषित करने का समय है वो आ गया था। दोबारा से राजनीतिक संरचना है वो उसको बनानी थी। तो जर्मन राष्ट्रीय सभा में वाइबर में एक बैठक जो कि लोकतांत्रिक संविधान तैयार करने के लिए की गई थी और इसमें वयस्क महिला मताधिकार है वो लिया गया था। वयस्क यानी जिसकी उम्र 21 साल से अधिक हो, उन महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग है वो अधिकार दिया गया। बात करेंगे हम जर्मनी की जो अपमानजनक संधि थी, उस संधि पे जर्मनी को है वो क्या करने पड़े थे, हस्ताक्षर करने पड़े थे। और वर्साई की जो संधि थी, उस संधि के कुछ कठोर नियम थे और एक तरीके से इसके अंदर जर्मनी का है वो क्या हुआ था, अपमान हुआ था। तो जर्मनी के जो अपमान का बदला लेना था, वहां की जनता के अंदर ऐसी भावना है वो पैदा हो गई थी। तो उस संधि के तहत जो कुछ शर्तें थी वो मैं आपको बताता हूँ, नोट करते रहिए। आबादी का 10वां भाग है वो इसमें दिया गया था। जो आबादी प्रदेश है उनका 10वां भाग और 13% जो लोहे के क्षेत्र है उनको दिया गया था और कोयले के जो भाग है जिसमें कोयला क्षेत्र था उसका 75% भाग। इस प्रकार से जो एक एक पॉइंट नोट करना, आबादी का 10वां भाग है वो किसको दिया गया, संधि के तहत छोड़ दिया गया और 13% जो भाग है वो छोड़ा गया और लोहे का 75%, कोयले का 26% भाग है वो खो दिया गया और 6 अरब पौंड का मुआवजा है वो जर्मनी को देना पड़ा था। कितना, 6 अरब पौंड का हर्जाना जर्मनी को देना पड़ा था। इसके बाद हम एक पॉइंट नोट करेंगे, नवंबर के अपराधी। नवंबर के अपराधी यानी समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट लोग है ना, इनको कहा जाता था। इनके लिए एक शब्द आया था, नवंबर के अपराधी। तो नवंबर के अपराधी समाजवादी जो लोग हैं, कैथोलिक है, डेमोक्रेट है, इनके लिए कट्टरपंथियों ने एक नाम दिया था और वह नाम दिया था नवंबर के अपराधी। जर्मन में कट्टरपंथ की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से रूस की बोल्शेविक जो लोग थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे स्पार्टकिस्ट, याद रखना नाम, स्पार्टकिस्ट है जो बाद में क्या बनते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना है वो कर लेते हैं। यहाँ स्पार्टकिस्ट है वो क्या कर लेते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। जर्मन में आर्थिक संकट आता है। हमने बात किया था कि जर्मनी पे बहुत सारे कर्ज हैं वो लद गए थे जब उसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, तो युद्धों के कारण उस पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। लेकिन जर्मनी ने उनको भुगतान करने से क्या कर दिया, जर्मनी ने उनको भुगतान करने से मना कर दिया और फ्रांसीसियों ने उसका जो रूहर क्षेत्र है, याद रखना रूहर कोयला क्षेत्र है, रूहर कोयला क्षेत्र है जिसपे फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। किस लिए कर लिया था, क्योंकि जर्मनी ने अभी जो कर्ज है वो अदा करने से मना कर दिया था। तो जैसे ही उसने कर्ज देने से मना किया तो फ्रांस ने रूहर क्षेत्र जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है पर कब्जा कर लिया। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे कागजी मुद्रा का चलन है वो ज्यादा हो गया था। जर्मन के अंदर एक कागजी मुद्रा चली थी। उस कागजी मुद्रा के तहत क्या होता है, यहाँ पे पैसे हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हर व्यक्ति के पास पैसे ही पैसे होते हैं, लेकिन पैसों को लेने वाला कोई नहीं होता है। तो इस प्रकार से मुद्रा स्फीति की स्थिति वह पैदा हो गई थी, अर्थात मुद्रा बहुत ज्यादा हो गई लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। तो अंततः
अमेरिका ने इसकी सहायता की थी और डोब्स योजना लागू की थी। ये भी आपको याद रखना है। डोब्स योजना किसके द्वारा लगाई गई? अमेरिका के द्वारा लगाई गई। यानी ये एक तरीके से जो जर्मनी था, उस जर्मनी को सहायता करना था। जो कर्ज में डूबी हुई जर्मनी थी, उस जर्मनी की सहायता किसने की थी? अमेरिका ने की थी। और उस योजना का नाम दिया था उन्होंने डॉब्स योजना। इसके बाद जैसे ही अमेरिका यहाँ इनकी मदद करता है, अमेरिका के अंदर मंदी आ जाती है, आर्थिक मंदी आती है 1929 में। आपको याद रखना है, जिसमें पूरा विश्व प्रभावित हुआ था। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। आर्थिक मंदी ये आती है 1929 में। और होता क्या है, यहाँ अमेरिका के कुछ बैंक है वो डूब जाते हैं। आर्थिक मंदी में अमेरिका के बैंक है वो डूब जाते हैं और यहाँ का जो एक्सचेंज है वह भी क्रैश हो जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आर्थिक मंदी 1929 के अंदर आती है और अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, याद रखना, अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या होता है? क्रैश हो जाता है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का मतलब यहां जो अमेरिका का एक तरीके का शेयर बाजार था, है ना, वो पूरी तरह से धराशायी हो जाता है, पूरी तरीके से डूब जाता है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका अपना समर्थन वापस ले लेता है। अमेरिका के अंदर भी इस स्थिति में बहुत बुरे हाल होते हैं और अमेरिका में क्या हो जाता है, यहाँ आर्थिक मंदी पूरी तरह से आ जाती है। ऐसी स्थिति जब आ गई, जब विपरीत स्थितियां सारी पैदा हो गई, तब एक व्यक्ति का जन्म होता है और उसका इतिहास में नाम जाना जाता है हिटलर। ठीक है ना। हम बात करेंगे अब इसी हिटलर पे कि ये हिटलर जो जर्मनी के अंदर पैदा होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था 20 अप्रैल 1889 में। तारीख याद रखना, 20 अप्रैल 1889 में ये ऑस्ट्रिया के अंदर है वो पैदा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, 20 अप्रैल 1889 को ब्राउनआउ MN में जो ऑस्ट्रिया के अंदर है वहां पे इसका जन्म होता है। ये आर्थिक रूप से बिल्कुल गरीब घर में पैदा होता है और बाद में ये सेना में शामिल होता है। ध्यान रखना एक पॉइंट, यहाँ वर्साई की जो संधि हमने बात किया था, उस संधि से नाराज होकर के 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी है उसके अंदर ये शामिल हो जाता है। पार्टी का नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी, 1919 में ये उसमें शामिल हो जाता है और बाद में यही पार्टी क्या बन जाती है? नाजी पार्टी बन जाती है। और 1923 में जो हिटलर है उसने बवेरिया पर कब्जा कर लिया। स्थान याद रखना, 1923 में 1923 में किस स्थान पर कब्जा किया हिटलर ने? हाँ, बवेरिया पर। तो जगह का नाम याद रखना, बवेरिया पर हमला कर लेता है, कब्जा कर लेता है। यहाँ पे कब्जा ही कर लिया मान लो इसने, हिटलर ने, तो बवेरिया पे कब्जा कर लेता है हिटलर। हाँ, तो ये तारीख याद रखनी है आपको 1923 में। और बर्लिन पर चढ़ाई करने की योजना है वो बना लेता है। बर्लिन पर चढ़ाई करने की योजना है वो बना लेता है और इस प्रकार से करते करते 1930 तक ये लोकप्रिय हो जाता है। यानी पूरे जर्मन के अंदर इस प्रकार के जो कार्य किए हिटलर ने, जिसके कारण से हिटलर को सारी जनता है वो पसंद करने लग गई थी। बात करें हम 1929 में, बैंक डूब गए थे, व्यवसाय बंद हो गए थे, ऐसी घटनाएं हमने पढ़ी, नौकरियां लोगों की चली गई थी। 1932 में जब चुनाव होते हैं तो 37% वोट हिटलर को मिलते हैं। यानी जब कंडीशन बिगड़ रही थी तो 1932 के अंदर जब जर्मन में इलेक्शन होते हैं, जर्मन में जब इलेक्शन होते हैं तो इन चुनावों के अंदर हिटलर को अच्छी बढ़त मिलती है
और कितने परसेंट वोट मिलते हैं? 37% वोट है वो इसकी पार्टी को मिलते हैं। बात करेंगे हिटलर की, तो पहले जैसे ये सेना में भर्ती हुआ था, थोड़े दिन के बाद ये कारपोरेल बना दिया गया था। सेना का कारपोरेल है वो इसको बना दिया गया था, और इसने कई पदक भी है वो उस टाइम में जीते थे। हिटलर की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत हिटलर की बात करें हम, कि हिटलर जैसे सेना में भर्ती हुआ, थोड़े समय के बाद उसने सेना के अंदर अच्छा काम किया, उसने अच्छे पदक जीते, और ऐसी स्थिति में उसको क्या बना दिया गया? कॉर्पोरेल है वो बना दिया गया। और इसी पार्टी का नाम बाद में ये बदल करके नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर लेता है, जो आगे चल करके हमने बात किया था नाजी पार्टी है वो बन जाती है। हिटलर की अगर व्यक्तिगत बात करें तो हिटलर एक अच्छा वक्ता था, भावुक भाषण देता था, लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला व्यक्ति था, और इसी कारण से लोग हैं, क्या करता था ये, जर्मन की स्थिति को बदलने की कस्में खाता था, युवाओं को रोजगार की कस्में खाता था। इस प्रकार से लोगों को ये इमोशनल कर लेता था, ताकि लोग उसके पक्ष में वोट करें। और ध्यान रखना, 30 जनवरी 1933 तारीख याद रखना, 30 जनवरी 1933 याद रहेगा क्या? 30 जनवरी 1933 को, हाँ, इसको क्या बना दिया जाता है? चांसलर बना दिया जाता है। 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर है वो बना दिया जाता है। और जर्मन का जो राष्ट्रपति है हिडनबर्ग, शब्द कौन दिलाता है? जर्मन का राष्ट्रपति हिडनबर्ग है, वो इसको सर्वोच्च पद पर है वो नियुक्त कर देता है। जर्मनी का सर्वोच्च पद चांसलर, उस पर नियुक्ति कर देता है कौन? हिडनबर्ग। नाम याद रहेगा, हिडनबर्ग। जो राष्ट्रपति है वहां का, वह हिटलर को चांसलर नियुक्त कर देता है, जो उस टाइम विधानमंडल का सबसे ऊंचा पद था। अब ध्यान रखना, यह व्यक्ति कम्युनिस्ट जो लोग थे उनका खात्मा करना शुरू कर देता है, और 27 फरवरी 1933 को जर्मन संसद में आग लग जाती है। ये घटना याद रखना, 27 फरवरी 1933 तारीख याद रहेगी, 27 फरवरी 1933। होता क्या है, संसद के अंदर आग लग जाती है। ध्यान रखना, जब संसद के अंदर आग लगती है तो उस स्थिति में यह दोषी किनको मानता है? हिटलर कम्युनिस्टों को मानता है। किसको मानता है? आग लगने का दोषी मानता है कम्युनिस्ट के लोगों को, कि ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं इन्होंने संसद में आग लगाई है। और होता क्या है, इसमें 6808 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 6808 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 1440 कम्युनिस्ट होते हैं। तो कम्युनिस्टों की संख्या कितनी थी गिरफ्तारियों में? 1440। 1440 लोग हैं वो क्या थे? कम्युनिज्म थे, कम्युनिस्ट लोग थे, जिनको गिरफ्तार है वो कर लिया जाता है। उन्नीस सौ तैतीस में राष्ट्र संघ से ये बाहर हो जाता है। जर्मनी राष्ट्र संघ से बाहर कब होता है? 1933 में। हमने पहले बात किया था कि ये राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। 1933 में जर्मन है वो राष्ट्र संघ से बाहर हो जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्र संघ से बाहर जर्मनी कब हो जाता है? 1933 में। 1933 में यह राष्ट्र संघ से बाहर हो जाता है, और 1938 में एक साम्राज्य और एक नेता के नारे के तहत ऑस्ट्रिया और जर्मनी का एकीकरण होता है। 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी का एकीकरण याद रखना, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का एकीकरण कब होता है? 1938 में होता है। एक नेता के नाम पे, एक नेता के नाम पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया का एकीकरण है वो 1938 में होता है। ये साथ साथ आते हैं दोनों। और नारा था इनका, एक साम्राज्य और एक नेता। सितंबर 1939 में जर्मनी है वो पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट तारीख याद रख लेना, सितंबर 1939 तारीख याद रखना।
सितंबर 1939 किस पे आक्रमण करता है जर्मनी? पोलैंड पे। और ये आक्रमण आपको इसलिए याद रखना है, सितंबर 1939 में जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण होता है, ये दूसरे विश्व युद्ध का आगाज था। क्या था? दूसरे विश्व युद्ध का आगाज था। हाँ, यहीं से दूसरा विश्व युद्ध है वो शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो जैसे ही जर्मनी इस पे पोलैंड पे आक्रमण करता है के साथ ही शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, जिसमें फ्रांस व इंग्लैंड किसके साथ होता है? पोलैंड के साथ होते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है कि फ्रांस व पोलैंड ने किसका साथ दिया? फ्रांस व इंग्लैंड ने पोलैंड का साथ दिया था। तो पोलैंड के साथ कौन कौन आए? फ्रांस व इंग्लैंड। 27 सितंबर 1940 को इटली, जर्मनी, जापान की एक त्रिस्तरीय संधि होती है। ये याद रखने वाला पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट, 27 सितंबर 1940 तारीख, 27 सितंबर 1900 क्या होता है इस दिन? तीन राष्ट्र, कौन कौन से? इटली, जर्मनी और जापान। इटली, जर्मनी और जापान तीनों संधि करते हैं। त्रिस्तरीय संधि है वो इनके बीच में होती है। और 1940 तक एक सर्वोच्च सत्ता पर ये है वो पहुंच जाता है। कौन? हिटलर। हिटलर 1940 तक एक सर्वोच्च सत्ता पे पहुंच जाता है। जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण करता है। याद रखना, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके लिए। किस प्रकार से महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जून 1941 में, तारीख याद रहेगी, जून 1941 में रूस पर आक्रमण करता है। कौन करता है? जर्मनी करता है। रूस पर आक्रमण करता है और स्टालिनग्राद के अंदर जर्मनी है वो पूरी तरह से हार जाता है। स्टालिनग्राद के अंदर जर्मनी पूरी तरह से रूस से हार जाता है। और मई 1945 में हिटलर की हार पूरी तरीके से हो जाती है। एक तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो। हिरोशिमा और नागासाकी आपने नाम सुना है, वहां पे क्या होते हैं? परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिरा दिए जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो दूरी राष्ट्र की शक्तियां थी वो पूरी तरीके से हिल जाती हैं। जो बम गिराए गए थे जापान के अंदर, हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में। कुछ घटनाएं और देखेंगे हम इस पार्ट से संबंधित, आपको याद रखनी है कि सितंबर 1941 में यहूदियों को अपनी छाती पर डेविड का पीला स्टार पहना पड़ता था। याद लिखेंगे तारीख, 1941 में यहूदियों को अपनी छाती पर डेविड का पीला सितारा पहनना पड़ता था। क्या पहनना पड़ता था? डेविड का पीला सितारा पहनना पड़ता था। और हिटलर की सबसे जो बड़ी फेलियर थी वो क्या थी कि यह अन्य जो जाति के लोग हैं ना, उन लोगों से ये नफरत करता था। और ऐसी स्थिति में जो यहूदी थे, जिप्सी थे और शारीरिक विकलांग लोग थे, याद रखना, यहूदी, जिप्सी और शारीरिक विकलांग जो लोग थे, उनको वह स्कूलों में प्रवेश नहीं लेने देता था। और क्या करता था? 1940 में उसने गैस चैम्बर में उनको भेज दिया था, इन लोगों को मार दिया था। 1940 की घटना, गैस चैम्बर की घटना, जिसके अंदर जो विकलांग लोग हैं शारीरिक रूप से, उन लोगों का इसने नरसंहार है वो कर दिया था। और घटनाओं में मैं आपको बताऊं, 20 अप्रैल 1889 को एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा होता है। जो महत्वपूर्ण हमारी घटनाएं थी, ठीक है, उसी में 1 अगस्त 1914 से बात करें हम, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसकी 9 नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य है वो स्थापित होता है। हमारी इंपोर्टेंट फैक्ट देख लो, 28 जून 1919 में वर्साई की संधि है वो होती है। और 1919 में हिटलर है वो वर्कर्स पार्टी में शामिल हो जाता है। ये मेन जो पॉइंट है इस चैप्टर के, उन पे एक फोकस करके हम देखते हैं। 1922 में नाथसी जो है यूथ, उसकी स्थापना है वो कर ली जाती है। और 1923 में
जर्मनी पर है वो आर्थिक संकट आ जाता है। मुद्रास्फीति वाली जो मैंने बोला था, कागजी मुद्रा का चलन है वो जर्मनी के अंदर ज्यादा हो जाता है और लोग लेने से मना कर देते हैं। यानी अनाज खरीदने के लिए लोग हैं वो भर भर के बोरे नोटों के ले जाते हैं, लेकिन अनाज उनको बदले में नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति है, वो मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई थी। दो तीन चीजें इसमें और रहेगी, वो बताता हूं मैं। एक जर्मन शब्द है गेस्टापो। गेस्टापो ये एक जर्मनी की गुप्त संस्था थी। वर्ड ही जर्मन है, जर्मन शब्द है। जर्मनी की एक गुप्त राज्य पुलिस थी, गुप्त राज्य पुलिस गेस्टापो। आपको याद रखना है, जर्मन संसद है उसको क्या कहते हैं? हाँ, राइख स्टोग कहते हैं। राइख स्टोग जर्मन की संसद का नाम है, जिसके अंदर दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा से आता है और एक सीधा लोगों से चुन करके आते हैं। बात करें मित्र राष्ट्र की, तो मित्र राष्ट्र में हमने बात किया था ब्रिटेन और फ्रांस थे, और रूस और अमेरिका कब आते हैं मित्र राष्ट्रों में? 1941 में। 1941 में रूस और अमेरिका आते हैं। तो ये इनके साथ आते हैं 1941 में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो हिटलर है वो रूस के कुछ एरिया पे आक्रमण कर देता है उसके बाद से। तो धुरी राष्ट्रों में हमने पढ़ा इटली, जर्मनी और जापान, तीन ही राष्ट्र थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्र इटली, जर्मनी और जापान थे। एक होलोकास्ट है, ये भी जर्मन शब्द है होलोकास्ट। इसका मतलब था कि यहूदी चाहते थे, यहूदी चाहते थे, उनके साथ नरसंहार हुआ था ना, किसके द्वारा किया गया था? नाजियों के द्वारा। ये नाजीवाद के जो लोग थे उनके द्वारा जो नरसंहार किया गया था, सामूहिक नरसंहार किया गया था। उनकी जो पीड़ाएं थी, उन पीड़ाओं को जो याद रखने के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग है, वो किसके द्वारा किया गया था? यहूदियों के द्वारा किया गया था। आज का चैप्टर यही क्लोज होता है। थैंक यू।